हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे की सारी वीडियोस चाहिए, यानी कि नई पुरानी सभी की सभी वीडियोस चाहिए, साथ में आपको केस स्टडी वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस चाहिए ईपीडीएफ नोट्स का, तो अभी के अभी एनरोल कर लो विजिटिंग द वेबसाइट iibf.info, या फिर आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि IIBF लर्निंग सेंटर के नाम पर अवेलेबल है। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड लिस्टेड ओवर हियर, दैट इज GEGKD। सो डू एनरोल राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका एक्सेस आपको मिल पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। सबसे सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। सो इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का होता है कि हमने लोगों से काम करवाना है, ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए। तो किस तरह से काम करवाएंगे? वो ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि मैंने पहले प्लान कर लिया, मुझे पता था कि ये काम करने वाले हैं, अब मैंने ऑर्गेनाइज करना है, मैंने देखना है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीजें चाहिए, एंड उसके हिसाब से लोगों को काम दे देना है कि ये कॉमन गोल है, इसके लिए काम करना है, दैट्स इट। ओके। एंड एलिमेंट क्या ऑर्गेनाइजेशन के यहां पर, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहां पर टास्क को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी टास्क करनी वाली है मुझे अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। एंड फर्दर फिर उन टास्क को मैंने ग्रुप कर लेना है कि ये टास्क यहां पर इस तरह से होंगी, ये टास्क इस तरह से होंगी, एंड इन टास्क को मैंने यहां पर एक्टिविटीज को असाइन कर देना है, यानी कि प्रॉपर डिवीजन कर देनी है काम के बीच में। यानी कि डिवीजन कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास कौन सा काम जाएगा, पर्टिकुलर सेक्शन के पास कौन सा काम जाएगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कौन सा काम जाएगा, एंड फिर वो देखूंगा कि वो पर्सन काम करें आगे, ठीक है। एंड मैंने फिर उन लोगों को काम करने की अथॉरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि मैं डेलीगेट करूंगा उनको अथॉरिटी, ताकि वो काम कर पाए, वो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उनके बीच में यहां पर बन पाए। एंड फर्दर हम उनको जो भी इक्विपमेंट चाहिए काम करने के लिए वो भी देंगे, फिजिकल फैक्टर्स, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, वो सब चीजें यहां पर प्रोवाइड करेंगे। एंड ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं? ये ऑर्गेनाइजिंग में ही शामिल होती हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ओके, तो डिफरेंट डेफिनेशंस है, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट द कूंट्स एंड ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल एंड कूंट्स ये कहते हैं कि आपको यहां पर अथॉरिटी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना होगा, आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करनी होगी, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली का मतलब है जैसे सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप, एंड फर्दर आपके पास हॉरिजॉन्टल का मतलब है सबऑर्डिनेट्स के बीच के और कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको वो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड फर्दर आपको अथॉरिटी रिलेशनशिप को प्रोवाइड करना पड़ेगा। दैट इज अ थिंग रिलेटेड टू गिवन बाय द कूंट्स एंड ऑर्डिनल ओवर देयर। व्हीलर क्या कहते हैं? व्हीलर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है ड्यूटीज को फिक्स करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करने का, जो कि जिसके थ्रू हम यहां पर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। तो व्हीलर यहां पर कहते हैं कि यहां पर एक प्रोसेस है, व्हील एक जैसे व्हील का घूमना एक प्रोसेस होता है ना, वैसे आप ध्यान रखिएगा कि व्हीलर ने क्या कहा कि जो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप यहां पर ड्यूटीज को फिक्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करते हैं, एंड फर्दर आपका मेन मोटिव क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को यहां पर कंप्लीट करना है, ठीक है, अचीव करना है। फर्दर एलन ने क्या कहा? एलन ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको यहां पर अचीव करेंगे। आप हर एक पर्सन के काम को डिफाइन करते हैं, उसकी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करते हैं, ताकि वो अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाए, अचीव कर पाए, ठीक है। तो ये एलन ने कहा था। तो ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं यहां पर। फर्दर रिलेटेड टू, अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? What is organization in context of management over there? इसका मतलब है कि हमने काम जो है अपने मेंबर्स के थ्रू करवाना है, हमने अथॉरिटी को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, ये मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर हम कॉमन पैरेलल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो सकती है, कोई प्राइवेट एजेंसी हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, सो दोज ऑल आर ऑर्गेनाइजेशंस ओवर देयर, एक कॉमन पैरेलल्स में। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करना चाहता हूं मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आपने मेंबर्स के अमंग काम जो है वो डिवाइड करना है, एंड फर्दर वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे आप किसको, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द कस्टमर ओवर देयर, यानी कि आप यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैनेजमेंट ओवर देयर। एंड अगर हम एज अ स्ट्रक्चर बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एज अ स्ट्रक्चर, वो या तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वर्टिकली क्या क्या हायरार्की है आपकी, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल में क्या क्या हायरार्की है आपके पास, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क है रिलेशनशिप्स का। जैसे पर्सन ए जो है वो यहां पर हेड है, पर्सन ए के बी जो है पर्सन ए के अंडर है, पर्सन सी भी पर्सन ए के अंडर है, एंड फर्दर पर्सन यहां पर डी, पर्सन ई यहां पर साथ में है। तो ये पर्टिकुलर क्या रिलेशनशिप है? अब ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, एंड ये वाला जो है ये वर्टिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। सो दैट इज द वे रिलेटेड टू एज अ स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की।
फर्दर इट्स रिलेटेड टू एज अ प्रोसेस। अगर मैं एज अ प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उनको हमने यहाँ पर अचीव करना होता है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव करना होता है। उसके लिए हम वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, वर्क की ग्रुपिंग करेंगे, डिपार्टमेंट्स में, पर्सन में, सेक्शंस में वर्क को डिवाइड करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे एंड लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करेंगे ताकि वो अच्छे से काम को कर पाए एंड अल्टीमेटली जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए, जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो यहां पर स्टेप्स क्या है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले तो हमें वर्क को डिफाइन करना है कि क्या काम करने वाला है एंड फॉर द प्री डिटरमाइंड प्लान होगा हमारा। ऑलरेडी प्लानिंग में हमने पढ़ा कि प्लान हमारा बना, अब उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या टास्क होने वाला है। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे, काम को डिवाइड कर देंगे लोगों के बीच में। हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, जिसके थ्रू हमारा एक्स्ट्रा बर्डन जो है हम उसको अवॉइड कर पाए। देन इट इज रिलेटेड टू डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हाट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन? जो भी सिमिलर एंड फर्दर रिलेटेड जॉब्स होंगी उनको हम इकट्ठा करेंगे एंड एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दे देंगे कि ये डिपार्टमेंट ये सारे टास्क करेगा। वो क्या डिपार्टमेंटलाइजेशन है, दिस इज द डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। एंड फॉर द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो डिफरेंट जॉब्स है, डिफरेंट जॉब पोजीशंस के हिसाब से, डिफरेंट पर्संस के स्किल्स के हिसाब से आप यहां पर जॉब्स को असाइन करें, ड्यूटीज को असाइन करें, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस की जॉब जो है वो यहां पर फाइनेंस के रिलेटेड जो पर्सन होंगे जिनके पास फाइनेंस की डिग्री है, एमबीए फाइनेंस है, सीए है, उनके पास उसकी इंफॉर्मेशन जा पाए ताकि वो उसके साथ डील कर पाए, ठीक है। एंड फर्दर आप यहां पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बताएंगे। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जो होता है ना वो पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है, वो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है। तो एक पर्सन डेलीगेशन करता है वर्क की, जैसे पर्सन ए अगर सुपीरियर है तो वर्क को डेलीगेट करेगा एंड पर्सन बी जो होगा वो यहां पर रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने रिपोर्टिंग करनी है पर्सन ए को। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ओके। तो दैट इज अ फंडा रिलेटेड। तो ये यहां पर स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग के, प्रोसेसेस के कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज ओवर देयर एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स ओवर हियर। तो ये चार यहां पर स्टेप्स हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंसी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आप वर्क को प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं तो आप यहां पर एफिशिएंसी लेकर के आ सकते हैं। आप कनेक्शन बनाते हैं, किनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं एक कॉर्पोरेट के अंडर, जिसमें वो यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में एंगेज करते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से केस कि ये यहां पर डिपार्टमेंट 1 है एंड फर्दर ये डिपार्टमेंट 2 है, तो मैं कोऑर्डिनेशन बना रहा हूं ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कि यहां पर काम होगा, काम आगे से यहां एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, तो एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, तो इफेक्टिवली हम यहां पर काम कर पाते हैं एंड एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। इसी तरह से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होती है। पहली चीज तो हम यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ टास्क को खत्म कर रहे हैं, पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर क्या डिफाइन करती है कि कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा। अब पर्टिकुलर स्किल्स के हिसाब से जो काम वो अच्छा कर सकते हैं उसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं एंड डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है रिड्यूस होती है एंड अल्टीमेटली हम अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उनको ज्यादा बेटर वे में यहां पर इस्तेमाल कर पाते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू गेनिंग एक्सपर्टीज। गेनिंग एक्सपर्टीज यानी कि हम यहां पर ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। जैसे माने एक डिपार्टमेंट बना दिया जिसका पर्टिकुलर काम ये होगा, जिसने यही काम करना है। अब डेफिनेटली अगर वो एक ही काम कर रहे हैं तो वो एक्सपर्टीज उनके पास गेन होगी ना, एक्सपर्टीज उनके पास गेन होगी, वो काम वो ज्यादा बेटर वे में कर पाएंगे। जब रेपिटेटिवली वही काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली उनके पास एक्सपर्टीज आ जाती है। प्रमोटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बताया कि ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करी है। अब उसके अंदर क्या है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डील कर रहा है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ डील कर रहा है, उनको पता है कि रिपोर्टिंग किसको करनी है एंड फॉर द डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज कहां से होगी, वो सब चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन होती है वेरियस पार्टिसिपेंट्स के बीच में। तो डेफिनेटली जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो यहां पर बनती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर किसी पर्सन को पता होता है कि उसको क्या काम करना है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं यहां पर ऑर्गेनाइजिंग के, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टर्स, स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सभी यहां पर प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कवर करेंगे, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है उनको हम यहां पर जनरल कैडर के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तो यहां पर प्रिंसिपल जो थी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैं अलग वीडियो में आपके पास अपलोड करूंगा यहां पर, ठीक है। जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए अपलोड किया जाएगा इसको। एंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं, इन जनरल सेंस क्या रहता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू कि हम यहां पर
डिस्टिंक्ट जॉब्स को किस तरह से यहां पर ब्रेकअप करते हैं, ब्रोकन अप करते हैं, एंड फर्दर किस तरह से हम यहां पर उन जॉब्स को आगे आगे डेलीगेट करते हैं, ठीक है। दैट इज वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर मैंने एक टास्क कंप्लीट करनी थी, तो मुझे पता था कि टास्क में ये चीजें होने वाली है, तो मैं उसको पहले डिवाइड कर लूंगा। दैट इज आल्सो बेसिकली जो वर्क स्पेशलाइजेशन है ना, दिस इज सिनोनिमस विद द टर्म डिवीजन ऑफ लेबर ओवर देयर, ठीक है। तो एम्प्लॉय जिस एरिया में स्पेशलाइजेशन रखता है उस जॉब को वो ज्यादा बेटर वे में कर पाएगा। दैट इज एक्चुअली द वर्क स्पेशलाइजेशन। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होती है? बेसिकली फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट को कि वो एफिशिएंटली काम कर पाए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडरशिप ओवर देयर, ठीक है। तो अथॉरिटी जो होती है वो फैसिलिटेट करती है कि मैनेजमेंट अच्छे से काम कर ले। अब मेरे को अगर अथॉरिटी दी गई है, तो अगर मुझे अथॉरिटी दी जाएगी तभी मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा ना। मुझे किसी टास्क को करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी चाहिए। लेट्स से किसी बैंक मैंने लोन सैंक्शन करना है, तो अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तो मैं कैसे सैंक्शन कर लूंगा? आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर अथॉरिटी चाहिए, एंड ये अथॉरिटी ही मेरे पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि मुझे यहां पर काम जो है गाइडेंस एंड लीडरशिप के अंडर यहां पर करना है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू चेन ऑफ कमांड एंड डायरेक्शंस। चेन ऑफ कमांड पर्टिकुलर क्या होती है? चेन ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक पर्सन यहां पर आपको ड्यूटीज असाइन कर रहा है, वो आपका चेन ऑफ कमांड है। दैट इज योर चेन ऑफ कमांड। एम्प्लॉय के पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। अगर उसके मल्टीपल बॉस हैं तो यहां पर कंफ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय को एक से ज्यादा बॉस को फॉलो करना पड़ेगा तो कंफ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, एंड फर्दर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सेम एक्टिविटी में इंडल्ज है एंड फर्दर उनका एक यूनिफाइड गोल है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पर्सन हैं, पांचों का काम सेल्स को इंक्रीज करना है, पांचों का काम सिर्फ सेल्स को इंक्रीज करना है, तो पर्टिकुलरली क्या है? दिस इज अ डायरेक्शन दैट इज गिवन टू देम, क्योंकि इनका यूनिफाइड गोल है। तो पर्सन जो एक कंपनी में काम करते हैं उनका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही मोटिव होना चाहिए, जिसके साथ काम जो है आसान हो जाएगा एंड आप इजीली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डेलीगेशन, ठीक है। डेलीगेशन के केस में आपके पास दो एंटिटीज होती हैं, एक होगा सुपीरियर, एक होगा सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो होगा वो यहां पर वर्क को असाइन करेगा सबऑर्डिनेट के पास। दैट इज अ डेलीगेशन ऑफ द टास्क ओवर देयर, ठीक है। तो यानी कि आप यहां पर अथॉरिटी जो होती है एक दूसरे पर्सन को दे देते हैं ताकि वो काम कर पाए, ठीक है। दैट इज टू बी द डेलीगेशन ओवर देयर। एंड कैपेसिटी ऑफ इफेक्टिवली डेलीगेशन के साथ क्या होता है? टास्क जो होती है वो यहां पर अच्छे से कर पाते हैं, एंड मैनेजरियल रोल में जो पर्सन होगा वो यहां पर अपनी टास्क को आगे डिफाइन कर पाएगा, जिसके थ्रू वो अपने वर्कलोड को कम करेगा एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ज्यादा बेटर वे में कर सकता है। Then it is related to span of control. अब पर्सन ए के अंडर 4 पर्सन आते हैं, बी सी डी ई, 4 पर्सन हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 है। स्पैन ऑफ कंट्रोल के 4 है बिकॉज इसके अंदर 4 इंप्लॉयज काम कर रहे हैं। द नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि यहाँ पर एक मैनेजर की सुपरविजन में काम कर रहे हैं उसी को हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन या एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चारों टाइप्स के बारे में हम भी पढ़ने वाले हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहां पर डिसीजन मेकिंग ना सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि टॉप अथॉरिटी, टॉप मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करती है। दैट इज द सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये बेसिकली आपकी फॉर्मल हायरार्की के हिसाब से होती है। सबसे ऊपर सीईओ, फिर जीएम, सीएम, ये वो सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली वो सेंट्रलाइज्ड होता है। एंड डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड के केस में जो लोअर लेवल होता है वो भी इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन के? अब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही पर्सन के कहने के ऊपर चलेगी, प्रोसीजर पॉलिसी के हिसाब से चलेगी जो एक पर्सन बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट चीज बनाएगी उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि आपको किसी ने कुछ और कह दी तो आप चल पड़ेंगे, वैसे नहीं चलेंगे। आपके लिए सुप्रीम चीज क्या है? जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाएगी टॉप मैनेजमेंट की तरफ, वो सुप्रीम होती है, ठीक है। एंड फर्दर ओवरलैपिंग यहाँ पर डुप्लीकेट एक्टिविटीज को खत्म हो जाती है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन के केस में, क्योंकि डुप्लीकेशन होगी नहीं, वो ऑलरेडी ध्यान रखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम नहीं करेगा। एंड आपके पास पोटेंशियल ज्यादा बेटर वे में आप यूज कर सकते हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बेटर वे में यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ ऑपरेशंस रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा कि ये काम करने हैं हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर सेंट्रलाइजेशन की बात करता हूं तो यहां पर लेट्स से ए पर्सन ने बी को कमांड दे रही है, बी ने सी को कमांड देनी है, सी ने डी को कमांड देनी है। तो ये आपके पास फॉर्मल हायरार्की ग्रुप है,
दिस इज अ फॉर्मल हायरार्की ग्रुप ओवर देयर। तो डेफिनेटली यहां पर टाइम लगता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में भी टाइम लगता है। एंड डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में भी यहां पर टाइम लगता है। एंड फर्दर लेकिन जब यहां पर सेंट्रलाइजेशन होती है, क्योंकि जब एक पर्सन ने सारी इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना है या टॉप मैनेजमेंट ने पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना है, तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन जब यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है, हर पर्सन अपने एंड पर डिसीजन ले सकता है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग जो होगी वो तेज होगी, बेटर क्वालिटी डिसीजन हम यहाँ पर ले सकते हैं। क्वालिटी इफेक्टिवनेस जो है वो यहाँ पर मैनेजर की इंक्रीज होगी। डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट रहता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, तो एंड फर्दर वो अपने एंड पर काम कर सकते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसी तरह से यहाँ पर डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट रहेगा एंड ज्यादा बेटर एनवायरमेंट रहेगा। एंड यहाँ पर अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। देखिए नहीं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है ना, वो सिर्फ कामकाज करती है, वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है, ठीक है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो उसके केस में मिड लेवल एंड जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो भी यहां पर अच्छा एक्सपोजर उनको मिल जाता है डिसीजन मेकिंग से लेकर के। एंड फर्दर वो यहां पर मैनेजरियल स्किल्स को ज्यादा बेटर वे में अपने एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड फर्दर क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो यहां पर अपने खुद के एक्शंस को चलता हुआ देख सकते हैं, तो ज्यादा उनको चीज जो होती है मोटिवेट करती है एंड उनका मोरल जो होता है वो इंप्रूव होता है, ठीक है। दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू बेसिस ऑफ कंपैरिजन देख लेते हैं यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच में कि क्या क्या कंपैरिजन है। मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहां पर अथॉरिटी है रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एटसेट्रा, वो यहां पर टॉप मैनेजमेंट के पास है सिर्फ और सिर्फ वो सेंट्रलाइजेशन है। जहां पर वो वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स के ऊपर है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इन्वॉल्व्स, तो यहां पर आपके पास जो डिसीजन मेकिंग होती है, प्लानिंग पावर होती है, वो यहां पर टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है एंड वो कंसिस्टेंट होती है, वो सिस्टमेटिक होती है, वो उनके पास ही रहेगी, वो इधर उधर नहीं जाएगी। जबकि यहां पर अथॉरिटी जो होती है ना वो डिस्पर्स्ड होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो सेंट्रलाइज के केस में वर्टिकल होती है, यानी कि ऊपर के लेवल से नीचे आएगी। एंड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन के केस में आप कहीं पर भी यहां पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, नीचे के लेवल से कम्युनिकेशन ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है, तो ओपन एंड फ्री होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, क्योंकि आप एक ही मैनेजमेंट को हर एक डिपार्टमेंट के लिए यहां पर डिसीजन लेने हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के केस में जो यहां पर डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्ट होती है, क्योंकि यहां पर हर एक मैनेजमेंट लेवल अपने एंड पर कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकता है, बेटर क्वालिटी डिसीजन यहां पर ले पाते हैं। तो यहां पर एडवांटेज की बात करें तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेटर रहता है। यहां पर सेंट्रलाइजेशन के केस में ओवरलैपिंग ऑफ टास्क नहीं होता है, जबकि इन केस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन यहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है। आपके पास बर्डन जो होता है वो यहां पर शेयर होना शुरू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो शेयर होनी शुरू होती है। एंड फर्दर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो यहां डिसीजन मेकिंग की पावर टॉप मैनेजमेंट के पास रहती है, जबकि यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन के केस में डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो मल्टीपल टीयर्स के ऊपर रहती है, मैनेजमेंट लेवल के डिफरेंट डिफरेंट पायदान के ऊपर रहती है। फर्दर इंप्लीमेंटेड व्हेन, कब इंप्लीमेंट किया जाता है, जब आपके पास इनएडिक्वेट कंट्रोल हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब आप सेंट्रलाइजेशन को यहां पर मेंटेन करते हैं ताकि आपके पास कंट्रोल आ पाए। एंड फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन, जब आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा कंट्रोल है तो उस टाइम पर आप यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन को कर सकते हैं, ताकि आप ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को मैनेजर्स में बांट सकते हैं, ठीक है। फॉर द बेस्ट सूटेड है जो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, वो यहाँ पर स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेटर है। एंड लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरमेंट जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है। फॉर द रिलेटेड टू लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर दिया, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पर डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप रहता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का, उसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ये स्केलर प्रिंसिपल के ऊपर है। स्केलर प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे ये स्केलर है, दिस इज द स्केलर प्रिंसिपल, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये यहां पर अथॉरिटी, ये यहां पर अपने पास यहां पर ये बॉस है एंड फर्दर ये सबऑर्डिनेट है, ये बॉस है, ये सबऑर्डिनेट है, सो दैट इज द वे। एंड फर्दर दिस इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से सेकंड लेग भी हो सकती है इसकी, ठीक है, यहां पर और लेग भी हो सकती है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू, दैट इज रिलेटेड टू लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। एंड फॉर द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपके पास वैसे तो स्केलर ही रहेगा, लेकिन साथ के साथ यहां पर इनको असिस्ट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन रहेगा। लेट्स से कि यहां पर ई पर्सन है, यहां पर एफ पर्सन है, जो इनको यहां पर क्या कर रहे हैं, साथ में इनको पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, इनको असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मॉडिफिकेशन है लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, एंड ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंडेशन है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू, दोनों में यहाँ पर डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो मीनिंग की बात करें तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो यहाँ पर डाउनवर्ड मूव करती है इन केस ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो अपवर्ड मूव करती है। देखिए यहाँ पर सिंपल बात समझिएगा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को अथॉरिटी डेलीगेट करी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अपवर्ड होती है, यानी कि ए ने अथॉरिटी दी, अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है, एंड लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल अपने सुपीरियर को लेकर के। तो यहां पर जो आपके पास
पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है वो अपवर्ड मूव करती है। ओके, एंड फर्दर स्पेशलिस्ट जो होते हैं इन केस ऑफ द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्पेशलिस्ट यहाँ पर ऐड किए जाते हैं ताकि वो असिस्ट कर पाए, गाइडेंस प्रोवाइड कर पाए, किनको, मैनेजर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाए। ओके, दैट इज द लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर कमांड रहता है, क्या रहता है, कमांड रहता है। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर सुपीरियर ने सिर्फ सबॉर्डिनेट को यहाँ पर कमांड देनी है, लेकिन यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ के केस में यहाँ पर कमांड भी देनी है, साथ के साथ वो एडवाइस भी करेगा। अगर डिसिप्लिन की बात करें तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में स्ट्रिक्टनेस कम रहती है। अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो यहाँ पर जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, जबकि इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो लाइन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, स्टाफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं। जो स्टाफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो यहाँ पर स्पेशलिस्ट होते हैं। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन है, दिस इज सेंट्रलाइज्ड, दिस इज सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि आपके पास सिंगल कमांड है, देखिए सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो ये पार्टली डिसेंट्रलाइज्ड रहता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या रहते हैं, आपके पास यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी रहते हैं जो यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो दैट इज अ फंडा। एंड एप्रोप्रिएट जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट रहती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बन गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा एंड लीगल डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इस तरह से हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बना सकते हैं डिफरेंट फंक्शंस को साथ में बनाते हुए। ओके, एंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर टॉप डाउन हायरार्की स्ट्रक्चर तो रहेगा ही। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट है एंड इन्होंने डिफरेंट फंक्शन बना दिया, एचआरडी का बना दिया, प्रोडक्शन का बना दिया, सेल्स का बना दिया, अकाउंट्स का बना दिया, लीगल डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, ये एक टॉप डाउन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, टॉप डाउन स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें भी फर्दर आगे हायरार्की होगी, इनमें भी तो फर्दर आगे हायरार्की होगी ना, दैट इज द थिंग रिलेटेड इट, दैट इज द थिंग रिलेटेड इट। तो यहाँ पर फंक्शनली यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कंपनीज होती हैं, उनके पास एक सीनियर मैनेजमेंट टीम होती है जो कि यहाँ पर कंपनी को पूरे के पूरे कंपनी के तौर पर देखती हैं, एंड फर्दर ऑल एम्प्लॉयज होते हैं वो यहाँ पर इन डिपार्टमेंट्स का पार्ट होते हैं, बाकी सभी जो यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं उन डिपार्टमेंट्स का पार्ट होते हैं। एंड डिपार्टमेंट हेड जो होते हैं वो अपने सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट जो है, जो डिपार्टमेंट हेड्स है, इस डिपार्टमेंट का हेड, इस डिपार्टमेंट का हेड, जो भी हो गए ये पर्सन्स, वो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, इसको टॉप मैनेजमेंट को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। एंड ये क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं तो इस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो पर्सन होंगे वो उस फील्ड में स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड होंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेल्स में है, सेल्स का हेड है तो सेल्स में स्पेशलाइज्ड होगा, एंड एम्प्लॉयज की फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होती है वो उसके हिसाब से हायर किया जाता है, जो जिस पर्टिकुलर स्किल्स के लिए वो यहाँ पर एक्सपर्टीज होती है उनके पास। ओके, एडवांटेज की बात करें तो स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट होता है, स्टेबल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, एम्प्लॉयज को पता होता है उन्होंने क्या काम काज करना है, उनको स्कोप पता होता है अपनी जॉब के बारे में। एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपनी एक आउटपुट देनी होती है एंड इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं एंड वो ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं। एंड अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर कंफ्लिक्ट है भी है तो उसके थ्रू बाकी के जो डिपार्टमेंट है वो इफेक्ट नहीं होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। एंड फॉर द लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में पता रहता है, क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी कि ये पर्सन जो है सेल्स का मास्टर है, ठीक है, तो इसलिए में सेल्स की एक्सपर्टीज है, तो मैं उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डालूंगा, मैं उसको कहूंगा सेल्स इंक्रीज करे, तो डेफिनेटली मैं लोगों की स्ट्रेंथ को ज्यादा बेटर वे में यूज कर पाऊंगा, एफिशिएंटली यूज कर पाऊंगा। डिसएडवांटेज की बात करूं तो पोटेंशियल फॉर सिलोज, एक पर्सन एक ही यहाँ पर, ठीक है, एक ही जगह पर बैठा रह जाता है, वो यहाँ पर कंपनी के ब्रॉडर गोल के बारे में जान ही नहीं पाता है अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। कंपटीशन रहता है डिपार्टमेंट के बीच में, जब आप मल्टीपल डिपार्टमेंट बनाते हैं तो एफिशिएंसी डिपार्टमेंट वाइज देख जाते हैं। सीनियर मैनेजमेंट ये कहेगी वो डिपार्टमेंट देखो कितना अच्छा कर रहा है, वो डिपार्टमेंट देखो कितना अच्छा कर रहा है, तो उसके कारण होगा क्या, अल्टीमेटली कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा एंड फर्दर ना एक भेड़ चाल लग जाएगी कि हमने अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू मिस्ड चांसेस फॉर इनोवेशन, क्योंकि अब यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में भी है, उनको किसी और डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनको यहाँ पर नॉलेज मिलती नहीं है, ठीक है, उनको यहाँ पर नॉलेज मिलती नहीं है, जो दूसरे सेक्टर्स होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनसे नॉलेज नहीं मिलती कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो डेफिनेटली इनोवेशन जो होती है वो यहाँ पर काम नहीं करती है। दैट्स द केस रिलेटेड टू द फंक्शनल स्ट्रक्चर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ नॉलेज फील्ड्स ओवर देयर, उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। लेट्स से देखिए इसकी एक एचआरडी से आ गया, एक पीआरडी से आ गया, एक लीगल से आ गया, ठीक है, एक क्रेडिट डिपार्टमेंट से आ गया, एक आईटी डिपार्टमेंट से आ गया, इन सभी के पर्सन को मिलाकर के एक कमेटी बना दी।
अब ये कमेटी जो बनाई गई है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास अलग अलग नॉलेज है यहाँ पर, एंड फर्दर ये यहाँ पर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज अ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन ओवर देयर। एंड कमेटी जो होती है वो यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास परमानेंट कमेटी जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, और एक हमारे पास होती है एडवाइजरी कमेटी जो कि एडहॉक कमेटी होती है। अगर परमानेंट कमेटी की बात करें तो ये परमानेंट कमेटी जो होती है ये अपने फंक्शंस को रेगुलर बेसिस के ऊपर परफॉर्म करती है, ठीक है। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में ये इन्वॉल्व रहती है, एंड फर्दर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगी उन सभी को ये सॉल्व करती है। जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो एडहॉक कमेटी होती है जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, एंड उस पर्पस को सॉल्व करने के बाद वो कमेटी जो होती है वो खत्म हो जाती है एंड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ओके, फर्दर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट यहाँ से। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फॉर्मल हो सकता है एंड फर्दर इनफॉर्मल भी हो सकता है। ओके, तो अगर फॉर्मल है तो उसको ओवर्ट कहते हैं, एंड फॉर द इनफॉर्मल है तो उसको कोवर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर के केस में जैसे एक पर्सन ज्वाइन करता है तो उसको पता होता है उसको क्या क्या कामकाज करने हैं, उसकी ड्यूटीज ऑलरेडी असाइन होती हैं, उसको उसकी अथॉरिटी बता जाती है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता जाती है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाती है। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जैसे जिसमें अलग अलग कैडर्स होते हैं, एक मैनेजर है, एक सबॉर्डिनेट है, क्लरिकल है, हेड कैशियर है, अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो यहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बन जाती है, यानी कि इंप्लॉयज होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उनकी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज पर्टिकुलरली द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड क्रिएशन की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मैनेजमेंट के द्वारा डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। पर्पस बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए आप यहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पर्सन की सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए खुद ब खुद बन जाती है। नेचर की बात करते हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है स्टेबल होती है, वहां पर एक पर्टिकुलर कमांड होती है एंड लंबे टाइम के लिए चलती है, जबकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहां पर लंबे टाइम के लिए नहीं चलती है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन यहां पर की जाती है, जबकि यहां पर हिडन एंड फर्दर जो आपके पास कोवर्ट है या फिर जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसके केस में ग्रेप वाइन में डाटा आपका फ्लो करता है, यानी कि फॉर्मल तो ये होगा ना कि जिस अथॉरिटी में डाटा आना चाहिए उसी अथॉरिटी में आएगा। इनफॉर्मल के केस में ग्रेप वाइन में, यानी कि किसी भी पर्सन के थ्रू डाटा किसी के पास भी जा सकता है। ओके, एंड कंट्रोल मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है, रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर होते हैं, पॉलिसीज होती हैं वहां पर होते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर बिलीफ के बेस पर, वैल्यूज के बेस पर, नॉर्म्स के बेस पर आपके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो यहां पर चलते हैं। ओके, एंड फोकस जो होता है वो वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस रहता है। अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो मेंबर्स को बाउंड होता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में वो बाउंड रहते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सभी मेंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं क्योंकि कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं है। एंड जो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का साइज है वो यहाँ पर छोटा होता है, जबकि फॉर्मल साइज होता है वो यहाँ पर बड़ा होता है। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, सबसे पहले इसको गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में आपके पास ऑर्गेनाइज्ड टास्क होती हैं, आपको पता होता है कि कौन से पर्सन ने कौन सी टास्क करनी है, आप ज़्यादा एफिशिएंटली उन टास्क को रन कर पाते हैं, एंड फर्दर आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अच्छे से जो अपने डेवलप किए थे आप उनको पर्टिकुलरली परफॉर्म कर पाते हैं, ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म कर पाते हैं। एंड डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होती है क्योंकि एक पर्टिकुलर आपके पास हायरार्की है, पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, टीम होती है जो प्लानिंग करती है। हार्मनी की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसके थ्रू पॉजिटिव आउटकम मिलती है, क्योंकि आपने पहले इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिजाइन किया होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के साथ कैसे डील करेगा, आपने ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया होता है, तो डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ओके, एंड फर्दर आप यहां पर चेन ऑफ कमांड को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, एंड फर्दर ये रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपने अथॉरिटी देनी है एंड फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी है किसी पर्सन की। ओके, एंड आप ज्यादा इंफोसिस यहां पर काम के ऊपर डालते हैं क्योंकि आपने यहां पर पर्सनल कनेक्शन जो है वो बात की बात है, लेकिन पहला मोटिव आपके पास क्या है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको यहां पर कंप्लीट करना है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके केस में कहता है कि आपके पास जो एक्शंस है वो पोस्टपोन हो जाते हैं क्योंकि स्केलर आपके पास चेन होती है। स्केलर चेन में क्या होता है, एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन के पास आ जाएगा कम्युनिकेशन, फिर तीसरे पर्सन के पास एंड चौथे पर्सन के पास, एंड फर्दर कमांड को पहुंचने में टाइम लगता है, तो कई बार आपके एक्शंस जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। एंड फर्दर आप यहां पर जब फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं तो हम पर्सन की साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन वर्क से रिलेटेड क्या है। ओके, क्योंकि लेकिन जो आपके पास साइकोलॉजिकल एंड फर्दर सोशल नीड्स होती हैं अगर वो फुलफिल्ड होती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं,
तो वो यहाँ पर एम्प्लॉय का मॉरल ज़्यादा बेटर करती हैं एंड एम्प्लॉय जो ज़्यादा बेटर वे में काम कर पाता है। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में ऐसा कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। फर्दर प्लेसमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव एम्फोसिस ऑन वर्क, तो आप काम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है वो रैपिडली करती है, ग्रेपवाइन के फॉर्म में करती है ना इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर कोई हायरार्किकल चेन तो है नहीं है, तो उसके केस में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। आपके सोसाइटल जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं, आपकी सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होती हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब हाईएस्ट लेवल जो मैनेजर्स हैं अगर वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं तो उनको एक्चुअल में कौन सी पॉलिसीज रूल्स यहां पर एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आ रहे हैं उसके बारे में उनको नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है, उनके बारे में उसको पता लग सकता है। एंड फर्दर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ स्ट्रेटेजिक टूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन जो भी हमें यहां पर मिलती है इनफॉर्मल ग्रुप से उसको हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉयज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एंड साथ के साथ उनकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। ग्रेप वाइन के थ्रू आप पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर हो सकती है एंड दैट्स अनदर गुड थिंग। ओके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तो क्या डिसएडवांटेज है? कोई भी चीज एज अ रूमर भी फैल सकती है क्योंकि यहां पर कोई भी रख रखाव करने वाला नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज टास्क नहीं होती है यहां पर, एंड फर्दर यहां पर ओवरलैपिंग ऑफ टास्क भी हो सकती है एंड फर्दर अनफेवरेबल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिसीजंस होते हैं आप यहाँ पर अगर नहीं प्रॉपर आप नहीं रखते हैं, यहाँ पर डिसएग्री करते हैं तो डेफिनेटली एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो जाती है चीज़ यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट के लिए कि किस तरह से इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, एंड फर्दर यहाँ पर ग्रेटर एम्फेसिस सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर रहता है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं आप उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। Then further it's related to organization charts and the manuals over there. तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है एक ग्राफिकल फॉर्म होती है जो कि यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट वो ग्राफिकल फॉर्म है जिसमें जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको डिस्प्ले किया जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा कि सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, सीएमडी कौन है, ठीक है, डायरेक्टर्स कौन है, उनको सभी पर्टिकुलर चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। दैट इज अ मास्टर चार्ट जिसमें कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डिस्प्ले रहेगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री चार्ट। सप्लीमेंट्री चार्ट जो होता है वो इन डेप्थ लुक प्रोवाइड करता है, जैसे कि लिंकेजेस क्या है, कौन सा पर्सन किस पर्सन के साथ लिंक्ड है, हॉरिजॉन्टल लिंकेज क्या है, वर्टिकल लिंकेज क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या अथॉरिटीज है, उनके बारे में बताता है। ठीक है, देन वर्टिकल चार्ट और टॉप डाउन चार्ट। वर्टिकल चार्ट टॉप डाउन चार्ट क्या होता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक की हायरार्की के बारे में बताता है, हायरार्किकल पिरामिड के बारे में बताता है कि ये पर्सन था, इस पर्सन के अंदर यहाँ पर 3 बंदे मान लीजिए एंड इस पर्सन के अंदर यहाँ पर 2 बंदे मान लीजिए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताता है वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, एंड इसी तरह से हॉरिजॉन्टल चार्ट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट चार्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चार्ट क्या होता है, जहां पर एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग कौन से पर्सन काम कर रहे हैं, मान लीजिए सभी डायरेक्टर्स हैं तो कौन कौन से पर्सन काम कर रहे हैं, एंड फर्दर हॉरिजॉन्टल सेक्शन में उनको ब्रेकअप किया जाता है, यानी कि चेन ऑफ कमांड को, ये जो चेन ऑफ कमांड थी इसको यहां पर ब्रेकअप किया जाता है एंड फर्दर ये बताया जाता है कि ये पर्सन सेम लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू सर्कुलर चार्ट। सर्कुलर चार्ट जो होता है वो यहाँ पर वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड फंक्शंस को शोकेस करता है, यानी कि जो भी यहाँ पर जॉब्स हैं, यहाँ पर अलग जॉब्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इट्स अबाउट नॉट वैनिटी, इट्स अबाउट द वैरायटी, इट्स अबाउट द वैरायटी ऑफ द जॉब्स के बारे में बताता है, फंक्शंस के बारे में बताता है। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल ओवर देयर। मैनुअल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपको उसका मैनुअल मिला है, यानी कि इस प्रोडक्ट को चलाना कैसे है, किस तरह से ऑपरेट करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल्स होते हैं जो एडिशनल डिटेल्स देते हैं कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट तो आ गया लेकिन ये पर्टिकुलरली काम किस तरह से करता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या पॉलिसीज है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं हर एक पोजीशन के ऊपर उन इन्फॉर्मेशन के बारे में किस तरह से डील किया जाएगा उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां पर कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, प्रोसीजर्स के बारे में बताता है एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। तो मैनुअल्स की अगर टाइम देखें तो सबसे पहले पॉलिसी मैनुअल है, यानी कि जो पॉलिसी डिसीजंस है, रेजोल्यूशंस है जो टॉप मैनेजमेंट ने दिए हैं वो पर्टिकुलर उन सभी के बारे में बताएगा। फिर ऑपरेशनल मैनुअल है, ऑपरेशनल मैनुअल यानी कि कामकाज किस तरह से चल रहा है। ठीक है, मेंबर्स किस तरह से कामकाज करेंगे, जो इंप्लॉयज है वो किस तरह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे, करेक्टली कैसे परफॉर्म करेंगे एंड एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म करेंगे उसके बारे में बताता है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल जो होता है वो यहाँ पर हर एक पर्सन की जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के चलते हैं डे टू डे वर्किंग के लिए उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के मैनुअल हमारे पास रहते हैं, पॉलिसी मैनुअल, ऑपरेशनल मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मैनुअल ओवर देयर। तो ये 4 मैनुअल्स हैं जिनके बारे में यहां पर बात की गई है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर ओवर दिया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर ओवर दिया। आप इस टेबल को छोड़ दीजिए, विल बी सिंपली गोइंग विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर ओवर दिया, ठीक है। तो एक चीज को सिंपली समझिएगा, सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्लैन कल्चर के बारे में। क्लैन कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लैन कल्चर जो है वो एक तरह का कॉर्पोरेट कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कामकाज किस तरह से हो रहा है, किस तरह से एक पर्सन जो है आपस में डील कर, एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, किसके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लैन कल्चर के केस में सभी इंप्लॉयज के पास ये समझा जाता है कि उनके पास इक्वल पावर है एंड फर्दर यहां पर फैमिली लाइक मेंटालिटी की तरह काम किया जाता है, ठीक है। दैट इज अ क्लैन कल्चर ओवर देयर एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू एडोक्रेसी कल्चर। एडोक्रेसी कल्चर जो होता है इसमें यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव ले सकते हैं एंड फर्दर डिसीजन मेकिंग यहां पर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकती है। दैट इज एडोक्रेसी कल्चर ओवर देयर, ठीक है, उसको एडोक्रेसी कल्चर कहते हैं। एंड कल्चर इन मार्केट का मतलब क्या होता है कि यहां पर ये पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट कल्चर ही है जो कि यहां पर कंपटीशन को बिल्टअप करना चाहता है, यानी कि कंपटीशन का एटमॉस्फेयर हम बिल्टअप करना चाहते हैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड फर्दर ये जो कंपिटिटिवनेस है ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस में लागू नहीं होती है, ये यहां पर इवन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी लागू होती है, इसके एम्प्लॉयज के ऊपर भी लागू होती है कि एम्प्लॉयज कंपीट करेंगे दूसरे के साथ, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू हायरार्की कल्चर। अब हायरार्की कल्चर जो है यहां पर हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्मल कल्चर कैसा है आपके पास, हायरार्की किस तरह से मूव कर रही है उसके हिसाब से होता है। तो ये चार तरह के क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर है, क्लैन कल्चर है, एडोक्रेसी कल्चर है, कल्चर ऑफ द मार्केट है एंड हायरार्की ऑफ कल्चर है। क्लैन कल्चर जहां पर इक्वल पावर है, एडोक्रेसी कल्चर जहां पर डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज्ड होगी एंड कल्चर ऑफ मार्केट जहां पर कंपिटिटिवनेस होगी एंड हायरार्की कल्चर जहां पर आपका फॉर्मल टॉप टू डाउन मैनेजमेंट चलती है, वो पर्टिकुलर बेसिस होगा, ठीक है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स रिलेटेड टू द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होती है कि जिसके थ्रू ना हम अपनी पावर को पावर के साथ ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है। दैट इज पर्टिकुलर, दैट इज अथॉरिटी ओवर देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यानी कि मेरे पास अगर मेरे को कोई अथॉरिटी यहां पर पर्टिकुलरली जब डेलीगेशन की हमने अथॉरिटी की करी तो मेरे पास कुछ ना कुछ क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेट्स से द केस कि ए मेरा मैनेजर है एंड ए ने मुझे कुछ पावर्स डेलीगेट करी हैं, ठीक है, कि तुम ये काम कर सकते हो, ये काम तुम्हें करो। अब जब ये पावर्स डेलीगेट की गई हैं तो मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मुझे ये काम काज इस तरह से करना है। दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देयर। दैट इज पर्टिकुलरली कि आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज एंट्रस्ट की जाती हैं, ठीक है, जब आपको अथॉरिटी दी जाती है, जब आपको अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी के पावर है ऑर्डर देने की, तो ए के पास अथॉरिटी थी मेरे पास पावर देने की क्योंकि मैं इसका सबऑर्डिनेट था, ठीक है। तो इसने मुझे यहां पर क्या दिया, ऑर्डर दिया, इसने डायरेक्शन दी मुझे, ठीक है। एंड फर्दर इसने साथ के साथ मुझे कुछ पावर कन्फर की कि ये काम करना है, तो अब मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने इसके किए के हिसाब से काम करना है, ओके। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस द फाइनल ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर, फाइनल ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर हु एंश्योर्स दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली बाय द एम्प्लॉयज ओवर देयर। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास तो है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इसके पास है कि इसके एम्प्लॉयज यहां पर प्रॉपर वे में कामकाज कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इट इज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सन बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने यहां पर जो असाइन टास्क है उनको यहां पर डिजायर्ड वे में यहां पर कैरी आउट करना है। दैट इज द ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री, दैट इज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर अथॉरिटी की बात करते हैं तो अथॉरिटी होता है जो यहां पर एक राइट है यहां पर सुपीरियर के पास कि वो यहां पर डायरेक्शन दे सकता है, एक ऑर्डर दे सकता है, अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकता है एंड फर्दर दैट इज एक्चुअली द अथॉरिटी ओवर देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ऑब्लिगेशन जो सबऑर्डिनेट की रहती है कि उसने यहां पर जो असाइन टास्क है उसको परफॉर्म करना है, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर देयर इन जनरल। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी पर्टिकुलरली क्या है कि ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है कि यहां पर इस पर्सन को ये कामकाज करना पड़ेगा, ये पर्सन आंसरेबल रहेगा। अब इसकी अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि इसको यहां पर ऑर्डर दिया गया, ए ने ऑर्डर दिया, तो यहां पर इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आई, लेकिन साथ के साथ इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी है। क्या अकाउंटेबिलिटी कि इसने कामकाज करना, अगर ये कामकाज नहीं करेगा तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, वो इसकी अकाउंटेबिलिटी है। एंड फर्दर अगर ये काम गलत करता है तो इसके ऊपर क्या एक्शन आएगा, वो भी इसकी अकाउंटेबिलिटी है, ओके। फर्दर इट्स रिलेटेड टू डेलीगेशन। तो यहां पर जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेट की जा सकती है, जैसे मैनेजर जो है अपनी टास्क को डेलीगेट कर दे कि ये टास्क तुम कर लो, ठीक है। उसने अपनी अथॉरिटी भी दे दी कि मैं तुम्हें ये पावर देता हूं। जैसे इलेक्शंस के दौरान यहां पर पीआरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या पावर डेलीगेट की जाती है ना, सेम वे इट इज व्हाट, इट इज डेलीगेशन। तो पावर्स होती है डेलीगेट की जा सकती हैं, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटायरली डेलीगेट नहीं कर सकते। अब ए ने अपना टास्क आगे डेलीगेट कर दिया, ए ने अपना टास्क आगे डेलीगेट कर दिया, इसने दे दिया आगे, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अपने आगे।
मान लीजिए ए के बॉस जेड था, जेड ने ए को कुछ काम कहा, ए ने वो टास्क आगे साइन कर दिया, तो इसने अपनी यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना काम करने की, तो ए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया, लेकिन जवाबदेही अभी भी इसकी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इसकी रहेगी, किसने काम करना था, ठीक है। तो ये प्रॉपरली डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। एंड फॉर द अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जो जवाबदेही यहां पर ए की थी इस टास्क को करने की, वो ए की ही रहेगी, वो पर्सन बी के ऊपर डेलीगेट नहीं हो सकती है। ओके, सो दैट इज अ फंडा रिलेटेड इट। अगर ओरिजिन की बात करें तो यहां पर फॉर्मल पोजीशन की वजह से यहां पर जो आपके पास अथॉरिटी होती है वो यहां पर पैदा होती है, अराइज होती है। एंड फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से होती है। एंड अकाउंटेबिलिटी यहां पर क्योंकि आपको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, उसके कारण से यहां पर आपके पास जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो यहां पर अराइज होती है। अगर फ्लो की बात करें तो जो यहां पर आपके पास अथॉरिटी है वो यहां पर अप डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करती है। अगर हम यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये अपवर्ड मूव करती है, क्योंकि पर्सन बी इज रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन ए ओवर हियर, पर्सन ए इज रिस्पॉन्सिबल टू पर्सन जेड ओवर देयर। एंड फर्दर अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये भी अपवर्ड मूव करती है, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे सुपीरियर को होगी कि मैंने क्या काम किया, कैसे काम किया, क्यों काम किया। ओके, तो फ्लो इसका भी अपवर्ड रहेगा। अगर नेचर की बात करें तो अथॉरिटी तो पावर है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑब्लिगेशन है, काम करना पड़ेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी है कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो तो आंसरेबिलिटी है, ठीक है। तो ये यहां पर सम अप इस चीज को हम कर सकते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओवर देयर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को लेकर के। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओवर देयर? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहां पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कहते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो यहाँ पर डेवलपमेंट चेंज हो सकता है कि कोई नई डेवलपमेंट की हो, कोई इनोवेशन की हो, उसकी वजह से आपको चेंज होना पड़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है। या फिर चेंज इन ट्रांजिशन हो सकता है, यानी कि आप एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन में मूव कर रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टेट से न्यू स्टेट में जा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हो सकता है आपने ऐसा चेंज किया हो, तो वो चेंज ड्यूरिंग एड्रेस हो सकता है। या ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो सकता है, जहां पर आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज करना था, या वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज करना था, या फिर नया प्रोडक्ट लेकर के आना था, या फिर नए नीश मार्केट में जाना था, तो वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है किसी भी चेंज की वजह से जब एक ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कहते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल चेंज हो सकता है, चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन हो सकता है, एंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो सकता है। ये तीन चेंजेस यहां पर हो सकते हैं, राइट। एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों मैनेजमेंट ऑफ चेंज जरूरी है? अब आपने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे फॉर्म करनी थी, वैसे फॉर्म करनी थी। पहली बात होगी कि चेंजेस आर ऑलवेज अपोज्ड, चेंजेस को हमेशा अपोज किया जाता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। एंड मोर ओवर सभी कामकाज, सभी प्रोसीजर, सभी टेक्नोलॉजीज को तरीके से अपना पाएं, एफिशिएंसी के साथ अपना पाएं, साथ साथ जो हमारे गोल्स हैं, प्लानिंग के गोल्स हैं, उनको भी अचीव कर पाएं, तो सभी के लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी ना। तो एक मैथोडिकल एंड सिस्टमेटिकल स्ट्रेटेजी आपको यहां पर लेकर आनी पड़ेगी, ताकि आपका चेंज जो है वो यहां पर स्मूथ वे में हो जाए, ठीक है। एंड इसी को हम चेंज मैनेजमेंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो सेड टू बी द चेंज मैनेजमेंट ओवर देयर। तो ये चीज को यहां पर कंसीडर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ओवरऑल जो टाइमिंग है प्रोजेक्ट की, ठीक है, वो हमें देखनी पड़ेगी। कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट को देखना पड़ेगा, चेंज में कितना यहां पर हमारा कॉस्टिंग है, क्योंकि अगर डिले होता रहेगा तो डेफिनेटली ओवरऑल हमारी जो चीजें हैं वो यहां पर कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू इवैल्यूएशन ऑफ चेंज रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द क्वालिटी। सबसे पहली बात है कि हमें यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। हमें ये चीज को असेस करना पड़ेगा कि हमें यहां पर एडिशनल या स्पेशलाइज्ड लेबर की कितनी जरूरत है, कितनी रिक्वायरमेंट है। देन कम्युनिकेशन, जो भी चीजें हम यहां पर चेंज करना चाहते हैं, जो भी अप्रूव हुई हैं कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस होंगे, वी नीड टू कम्युनिकेट, वी नीड टू नोटिफाई टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। जो भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, वो आपके इवन वेंडर्स, आपके कस्टमर्स, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड फर्दर अगर यहां पर कोई भी चेंज रिक्वेस्ट है, उनको असेस करना पड़ेगा इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी कि आपने चेंज रिक्वेस्ट डाली, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होगी वो अलग बात है, लेकिन चेंज रिक्वेस्ट के टाइम पर आपको इस चीज को असेस करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड फॉर द रिकवरी, रिकवरी का मतलब है जब आपने चेंज फेज कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली रिवैल्यूएट करेंगे ना दोबारा से, ठीक है। प्रोजेक्ट चेंजेस, इफ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट चेंजेस, अगर मेरे पास जो प्रोजेक्ट था उसका स्कोप चेंज हो जाता है, तो यहां पर रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि सप्लाईज क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्या चाहिए, उन सभी चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉर द रेजिस्टेंस टू चेंज, डेफिनेटली यहां पर चेंज का रिलेटेड रेजिस्टेंस तो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन सीधा के साथ के साथ रेडी नहीं रहता कि उसको चेंज होना ही होना है, उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। दैट इज द रेजिस्टेंस टू चेंज ओवर देयर। ओके,
तो यहां पर क्या है, डिनोनिकेशन ऑफ और फॉल्ट फाइंडिंग ओवर देयर। जब भी आपको चेंज की बात करते हैं तो उसमें लोग कमी पेशा निकालेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। निट पिकिंग यानी कि छोटी से छोटी जो गलतियां होंगी ना उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑफेंसिव रिमार्क्स दे सकते हैं, इंसल्टिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जो टीम है वो मीटिंग्स में एब्सेंस रहे, हो सकता है वो कमिटमेंट्स को अपने पूरा ना करे, हो सकता है वो बार बार आर्ग्यूमेंट्स करे, हो सकता है उनका बिहेवियर खराब हो जाए। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ चेंज के कारण से आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, दैट इज द थिंग रिलेटेड। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अप्रोचेस टू चेंज मैनेजमेंट। तो क्या अप्रोचेस हैं चेंज मैनेजमेंट से लेकर, उनको यहां पर हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला है लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल। लेविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल ओवर दिया, ठीक है। तो लेविन जो है यहां पर उन्होंने क्या कहा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर देते हैं, लिक्विड को फिर से सॉलिड में चेंज कर देते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इलस्ट्रेट किया कि स्ट्रक्चरल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैसा हो सकता है। तो उन्होंने कमांड यहां पर एक वर्ड यूज किया, दैट इज अनफ्रीज। अनफ्रीज का मतलब क्या है? अनफ्रीज का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रिपेयर रहना चाहिए पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज के लिए। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज के लिए नहीं, वो हो सकता है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो, एसेंशियल चेंज हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रेडी, ठीक है। हो सकता है ना हमें आगे जाकर चेंज करना पड़े। आज मेरा बिजनेस यहां पर फर्नीचर का है, हो सकता है मुझे यहां पर आगे जाकर अपना बिजनेस लाइन जो है वो यहां पर चेंज करना पड़े, एसेंशियल होना चाहिए। हो सकता है नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी पड़े, तो मुझे यहां पर चेंज को लेकर के हमेशा रेडी रहना चाहिए। अब यहां पर अगर ये फेज जो है कंप्लीटली सक्सेसफुली यहां पर हम कर देते हैं तो यहां पर क्लियर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम स्केड्यूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन की बता पाए, चेंज कब होगा एंड चेंज के दौरान क्या स्टेप लिए जाएंगे, क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, वो सभी चीजों को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फॉर द सेकंड थिंग इट्स रिलेटेड टू रीफ्रीज। तो अनफ्रीज का मतलब क्या है कि यहां पर पहले सॉलिड था, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। जब आपने यहां पर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि बी रेडी फॉर द चेंज, की चेंज होगा। एंड फर्दर दोबारा से उस पोजीशन को अटेन कर लेना है, ब्लॉक ऑफ आइस को, यानी कि फिर से सॉलिड बन जाना है, तो उस चीज को अटेन कर लेना है। दैट इज अ रीफ्रीज ओवर देयर, यानी कि ये रीसाइक्लिंग स्टेज है। इस स्टेज के ऊपर जो लोग हैं कंपनी में काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जो यहां पर ऑलरेडी अपना 100% दे रहे हैं, जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कंपनी चेंज होगी, वो चाहते हैं कि कंपनी आगे ग्रो करे, वो काम करना चाहते हैं साथ में। तो ये पर्टिकुलरली क्या है कि फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अपने प्रीवियस स्टेट में आना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। दैट इज अ रीफ्रीज ओवर देयर, दैट इज अ रीफ्रीज ओवर देयर, ठीक है। ये था हमारे पास लेविन का जो मॉडल है, लेविन चेंज मैनेजमेंट मॉडल ओवर देयर। तो दो टर्म्स ही, अनफ्रीज एंड रीफ्रीज। ओके, फर्दर सेकंड मॉडल जो है दैट्स रिलेटेड टू मैकेंस्की 7S फ्रेमवर्क। मैकेंस्की का 7S फ्रेमवर्क है, इसमें 7S के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कंपनी के पास कि उसने यहां पर ओवरकम कैसे करना है, चेंज को कैसे ओवरकम करना है, एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है फ्यूचर प्लान को लेकर के। दैट इज द स्ट्रेटजी ओवर देयर। स्ट्रक्चर का मतलब है कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, और उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में। सिस्टम्स यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज को किस तरह से कैरी आउट किया जा रहा है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज अ सिस्टम ओवर देयर। शेयर्ड वैल्यू का मतलब रहता है कि प्राइमरी प्रिंसिपल्स जिनके बेस पर सारा काम का चल रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ शेयर्ड वैल्यूज। स्टाइल, किस मैनर में यहां पर लीडरशिप में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। एंड फर्दर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उनको यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है एंड किस तरह से उसको लीडरशिप को यहां पर काम में लाया जा रहा है, दैट इज अ स्टाइल ओवर देयर। स्टाफ, वर्कफोर्स, यहाँ पे जो इंप्लॉयज हैं एंड फर्दर जो अपने इंडिविजुअल में काम कर रहे हैं वो सभी स्टाफ का पार्ट बनते हैं। स्किल्स, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, कोर कंपिटेंसीज तो होती हैं, साथ ही साथ उनके अलग अलग स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थी स्ट्रेटेजी कि हम किस तरह से कामकाज करेंगे, किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है किस तरह से उसको ओवरकम करेंगे, उसके रिलेटेड। फिर आपका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होगा, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके रिलेटेड, उनके बारे में। फिर आपके पास कामकाज करने के लिए क्या क्या सिस्टम्स अवेलेबल हैं, डेली ऑपरेशंस किस तरह से चलने वाले हैं, वो हो गए। एंड शेयर्ड वैल्यूज यानी कि फंडामेंटल प्राइमरी प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं अपने, ठीक है, डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके रिलेटेड हो गया। फॉर द स्टाइल, आपके पास लीडरशिप जो थी वो किस तरह से चल रही थी एंड किस तरह से उसकी एक्सेप्टेंस थी उसके बारे में। स्टाफ, जो भी आपके पास लोग काम कर रहे हैं जिनके पास अपने खुद का काम करने के लिए है वो स्टाफ हो गया। स्किल्स यानी कि आप पर जो भी पर्सन आपके पास एम्प्लॉयड है उनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होंगे एंड कुछ ना कुछ उनकी कोर कंपिटेंसीज भी होंगी, उसके रिलेटेड है। तो आप किस तरह से इन सभी चीजों का बेनिफिट लेने वाले हैं अपनी स्टेट को वन स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। दैट वाज अ मैकेंस्की मॉडल ओवर देयर। तो ये मॉडल मैकेंस्की ने दिया था। दोबारा से रिपीट करते रहो, सबसे पहले स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर,
सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स होते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो मैकेंस्की के 7S मॉडल में दिए गए थे। अब एडवांटेज क्या है, अब यहां पर अगर आप ये सभी 7 चीजों को समझ लेते हैं तो आप यहां पर अप्रोच को समझ सकते हैं, आप यहां पर स्ट्रेटेजी को समझ सकते हैं। आप यहां पर पर्टिकुलरली जो 7S मॉडल है ना, ये इमोशनल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों को यहां पर कवर करता है एंड ये सभी कंपोनेंट्स को इक्वल वर्दी मानता है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी को कम माना या उसको ज्यादा माना, ऐसा नहीं है। साथ के साथ कंपोनेंट जो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फर्दर ये यहां पर डायरेक्शनल फैक्टर प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जब भी होगा तो उसको डायरेक्शन देता है कि हमने इन चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करना है इस चेंज को करने के लिए, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफी जो हर एक कंपोनेंट है वो दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या है, कनेक्टेड है एंड फॉर दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या है, डिपेंडेंट है। अगर एक कंपोनेंट फेल होगा तो दूसरा कंपोनेंट भी फेल हो जाएगा। अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ तो दूसरा कंपोनेंट भी फेल हो जाएगा। एंड ये मॉडल ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इसको अपनाने वाली जितनी भी यहां पर ऑर्गेनाइजेशन थी ज्यादातर वो फेल हुई हैं इस मॉडल को अपनाने वाली। तो ये भी यहां पर एक नेगेटिव व्यू है इस मॉडल को लेकर के, मैकेंस्की 7S मॉडल को लेकर के। ओके, फर्दर इट्स रिलेटेड टू कोटर्स चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। कॉटर ने चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, वो प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू अराइजिंग सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो देखिए सबसे पहली चीज तो है कि इस चीज को पैदा कीजिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये अर्जेंट है, ये अर्जेंट है चेंज करना। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये स्टेप लेना अभी इस चीज के लिए अर्जेंट है, ताकि लोग इंकरेज हो कि उनको हाँ ये स्टेप लेने हैं, वो अपने गोल्स की तरफ जाएं कि हाँ हमने ये स्टेप लेने हैं क्योंकि ये चीज जरूरी है। तो उनको ये चीज बताना, उनकी चीज सेंस करवाना जरूरी है कि अर्जेंसी की सेंस करवाना जरूरी है। एंड फॉर द टीम को इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही लोग सही समय पर आपके साथ अगर हैं, जिनके पास सही स्किल सेट है, नॉलेज है, कमिटमेंट दे सकते हैं, वो लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं। एंड फॉर द गेटिंग द विजन राइट, आपको उनको प्रॉपर विजन बताना पड़ेगा, हमारा विजन क्या। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है, उनको विजन भी बताना है, आपको उनको इमोशनल कनेक्शन साथ में जोड़ना है, अपने गोल्स के बारे में खुल करके बात करनी है ताकि वो उस चीज के बारे में जान पाए एंड वो कंपनी के गोल्स को अपना गोल मान पाए। कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडिविजुअल्स के अपने कंसर्न हो सकते हैं चेंजेस को लेकर के एंड उन चेंजेस के बारे में उनके जो भी कंसर्न है उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, एंड फॉर द गेटिंग थिंग्स ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, अगर हमने चीजों को चलाना है, अगर हमने एक्शन करना है उन चीजों के ऊपर, ठीक है, तो हमें यहां पर सपोर्ट मिलनी चाहिए। हमें जो भी हर्डल्स हैं, जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, उनको रिमूव करना है। तो हमें फीडबैक लेकर आनी है, फीडबैक लेनी है उनसे एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, एक पॉजिटिव मैनर में फीडबैक लेनी है ताकि हम चीजों को काम में लेकर के आ पाए। सिर्फ स्ट्रेटेजी बना ली, उनको बता दिया बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेट कर दिया, प्रॉब्लम्स बता दी, उनको इकट्ठा कर लिया, इतना काफी नहीं है। आपको उनसे काम करवाना है उस चीज के ऊपर, तो आपको वैसा करने के लिए जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो उनको साइड पे करना पड़ेगा, एक फीडबैक सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि आप जान पाए कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ओके, एंड फॉर इट्स रिलेटेड टू कंसंट्रेटिंग ऑन द गोल्स फॉर नियर टर्म। सिर्फ आगे के गोल्स के बारे में मत सोचो, टीम ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। आपको यहां पर प्रेशर जो डालना है ना, वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के ऊपर डालना है। लॉन्ग टर्म विजन आपने ऑलरेडी दे रखा है, लॉन्ग टर्म विजन आपने ऑलरेडी दे रखा है। आपको जो बड़े गोल्स हैं उनको छोटे सब गोल्स में डिवाइड कर लेना एंड उनको अचीव करने की तरफ ध्यान देना। ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू नॉट गिविंग अप, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हो सकता है हर्डल्स आए, हो सकता है प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस सर्कमस्टांसेस हो, आपको उस चीज को छोड़ना नहीं है, उसको पकड़ करके रखना है एंड उसको पूरा करना है। दैट इज रिलेटेड टू 7th पॉइंट। एंड 8th पॉइंट है कि नए सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे। मार्केट तो एवर चेंजेस है, तो नए सर्कमस्टांसेस इनकॉर्पोरेट अगर आपको करने को मिलते हैं तो आपको उनके हिसाब से अडेप्टेबिलिटी लेकर के आनी पड़ेगी। तो दीज वर द 8 पॉइंट जो कि कोटर ने दिए। सबसे पहले अपना अर्जेंसी का सेंस उनमें पैदा करो, टीम को इकट्ठा कर लो, विजन बता दो एंड फर्दर कम्युनिकेट कर दो सब चीजें। एंड अगर चीजें चलानी है तो उनके सपोर्ट प्रोवाइड करो, उनको रोड ब्लॉक्स को रिमूव करो, फीडबैक सिस्टम बनाओ एंड गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो एंड कभी साथ नहीं छोड़ना है, नेवर गिव अप एंड फर्दर नए सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट कर लो। ओके, दैट इज रिलेटेड टू कोटर ने जो प्रिंसिपल दिए थे उनके बारे में। 8 प्रिंसिपल ध्यान रखेंगे। मैकेंस्की के 7S हैं एंड फर्दर कोटर के 8 प्रिंसिपल है। देन इट्स रिलेटेड टू नज थ्योरी। नज का मतलब होता है किसी को हिलाना, झंझोड़ना, ठीक है, दैट इज अ नजिंग, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो नज थ्योरी की है वो यहां पर क्या है, वो यहां पर बिहेवियरल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी सभी में इसकी है, ठीक है। तो जेंटली नजिंग और पुशिंग समवन एज वेल एज इंकरेजिंग और मोटिवेटिंग समवन सो दैट कि वो चेंज हो पाए, दैट इज अ नज थ्योरी ओवर देयर। तो नज थ्योरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग, वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल इसी चीज के लिए नहीं है, वो इवन जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, उनके बारे में भी डायरेक्शन देती है एंड फर्दर इन इन्फ्लुएंसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन भी देती है, ठीक है। कि एंड फर्दर इसका मेन गोल क्या है,
इसका मेन गोल क्या है? मेन गोल ये है कि हम या तो किसी चीज के ऊपर प्रॉपरली किसी चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर किसी चीज को हम चेंज कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव आउटकम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आप जो ध्यान रखेंगे चीज, जो याद रखेंगे चीज, वो सिर्फ इतनी सी है इस चीज में, नज थ्योरी के केस में, कि पहली चीज तो नज थ्योरी जो है ना, वो यहां पर डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस है, बिहेवियरल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। एंड फर्दर ये जो थ्योरी है ये पर्टिकुलरली डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस के बारे में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करती है, ओके। फर्दर इसके बाद बात आती है एडगर मॉडल के बारे में। एडगर मॉडल जो है वो एक गोल ओरिएंटेड टूल है, गोल ओरिएंटेड मॉडल है, जो यहां पर जितने भी हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है जिन गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, उनकी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। जो कि वेरियस चेंजेस आएंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो यहाँ पर डिफरेंट गोल्स है, लेट्स से देखिए मेरे पास यहाँ पर एक गोल है जिसे मुझे यहाँ पर क्या करना है, अचीव करना है, जिस गोल को मुझे यहाँ पर अचीव करना है। अब जितने भी एक्टिविटीज यहाँ पर इस गोल को अचीव करने से रिलेटेड हैं, जो भी यहाँ पर चेंजेस करने वाले हैं, उनके साथ ही डील करता है, दैट इज अ एडगर मॉडल ओवर देयर, ठीक है। जब हम इस मॉडल को, इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पर हर एक रिजल्ट को बारे में सोचना पड़ेगा, हर एक आउटकम के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड फर्दर जो भी उसमें चेंज को मेंटेन करना है, जो भी चेंजेस को इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दैट इज एडगर मॉडल ओवर देयर, ठीक है। एंड फर्दर चेंज जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है, डिविजन्स कहां पर है, गैप्स कहां पर है, ठीक है। दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ द चेंज मैनेजमेंट ओवर देयर। तो चेंज मैनेजमेंट जो होती है वो इन गैप्स के बारे में देखती है, ताकि एफिशिएंट ट्रेनिंग जो है वो इंप्लॉयज को प्रोवाइड करें, ताकि इन गैप्स को फुलफिल किया जाए। तो मेन थिंग क्या है एडगर मॉडल में, हमने गोल देखा, गोल को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज है उनको देखा, एंड फर्दर देखा इसमें क्या चेंजेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या क्या दिक्कतें थी उसको देखा, एंड फर्दर इसके हिसाब से हमने गैप को देखा। जो चेंज मैनेजर होगा वो देखागा कि ये यहाँ पर गैप था, ये यहाँ पर गैप है, ठीक है। जो चेंजेस करने थे वो ये ऐसे थे, एंड ये यहाँ पर गैप पैदा हो गया, तो इस गैप को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हुए इन गैप्स को हम रिमूव कर सकते हैं। दैट इज एडगर मॉडल ओवर दिया। तो एडगर बेसिकली स्टैंड किसके लिए करता है, यहाँ पर ना रेड पेन से, रेड यहाँ पर इंक से क्या है हमने यहाँ पर इफेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, कॉन्शियसनेस। ये बेसिकली एडगर मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, ये सबसे पहली चीज है कॉन्शियसनेस है, यानी कि मुझे यहां पर रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी, प्रीक्विजिट देखने पड़ेंगे, चेंज के रिलेटेड यहां पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्शियस होना पड़ेगा क्या क्या चीजें मेरे को रिक्वायर्ड, एंड फॉर द डिजायर होना चाहिए कि मुझे यहां पर प्रोसेस ऑफ चेंज में कंट्रीब्यूट करना है। देयर मस्ट बी डिजायर टू कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर देयर, एंड फर्दर मेरे को नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी, हाउ टू अफेक्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी पता होना चाहिए। कैपेबिलिटी होनी चाहिए रिलेटेड टू इंटीग्रेट द चेंज, यानी कि जो चेंज हो रहा है उसको इंटीग्रेट करने के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट, ताकि मैं करंट पोजीशन को यहां पर मेंटेन भी कर पाऊं, एंड फर्दर बाद में एडिशनल सपोर्ट लेटर बाद में ऐड भी कर पाऊं, जो बाद में जो एडिशनल सपोर्ट है वो ऐड भी कर पाऊं, ठीक है। तो ये यहां पर स्टेप्स हैं किसके रिलेटेड, ये यहां पर बेसिकली हमें चीजें चाहिए होती है एडगर मॉडल में। एडगर मॉडल से आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो यहां पर रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, मुझे यहां पर पता होना चाहिए कि ये चीज रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो एडगर को बेसिकली इस तरह से रखिए, एडगर मतलब कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए चेंज को लाने के लिए, कंसिस्टेंटली इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, एंड फर्दर आपके पास डिजायर होनी चाहिए कि आपने यहां पर कंट्रीब्यूट करना है प्रोसेस में, आपके पास यहां पर नॉलेज होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी उसके रिलेटेड, एंड फर्दर आपके पास यहां पर रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड आप किस तरह से करंट पोजीशन को संभालेंगे, आगे किस तरह से सपोर्ट लेकर के आएंगे, उसके रिलेटेड आपके पास होनी चाहिए एडिशनल सपोर्ट आपने प्रोवाइड करनी है, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट, मुझे पता होना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड था चेंज यहां पर, ओके। दैट इज रिलेटेड टू एडगर मॉडल, ओके। आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट द थिंग, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल। ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल क्या कहता है, ये बेसिकली विलियम ब्रिजेस ने यहां पर डिजाइन किया था, मॉडल डेवलप किया था, एंड फर्दर इनकी बुक में पब्लिश किया था, दैट इज मैनेजिंग ट्रांजिशंस इनकी बुक आई थी, उसमें यहां पर ये मॉडल आया था। उसके बाद इनको यहां पर लोगों ने इनको ज्यादा तवज्जो देनी शुरू करी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो ब्रिजेस ट्रांजिशन मॉडल है ना, ये यहां पर प्रोग्रेशन के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता, ये कहता है प्रोग्रेशन के ऊपर। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर देना, दैट इज अ मॉडिफिकेशन। प्रोग्रेशन क्या होती है, एक चीज को दूसरी चीज की तरफ लेकर के जाना। काफी ज्यादा कम डिफरेंस होता है दोनों चीजों में, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन इट, ठीक है। देयर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन इट। तो ये इसेंशियल है कि आप डिस्टिंक्ट कर पाए चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में।
ठीक है। अब चेंज होता है कि चेंज हो गया, एक अब्रप्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक चीज को दूसरी चीज की तरफ लेके गए, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो 3 प्राइमरी स्टेप है, एंड, गिव अप एंड लेट गो। एंड, गिव अप एंड लेट गो, यानी कि जो चीज थी आपके पास जिससे आप जाना चाहते थे वो आप छोड़ दो, उसको जाने दो। न्यूट्रल जोन, जहां पर आप रेडी हो रहे हो नए चीज के लिए। ठीक है, एंड न्यू बिगिनिंग, जहां पर आप नई चीज को अपना लोगे, उसको प्रॉपरली आप ग्रैब कर लोगे। ठीक है, तो ये मॉडल जो है ये 3 प्राइमरी स्टेप्स के ऊपर यहां पर सेंटर्ड है। दैट इज अ ब्रिज ट्रांजिशन मॉडल ओवर दिया, जो विलियम ब्रिज ने यहां पर दिया था। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कबलर-रॉस 5 स्टेज मॉडल। कबलर-रॉस ने 5 स्टेज मॉडल दिया था। ये बेसिकली ना जो इमोशनल स्टेजेस होती हैं, स्टेट्स होती हैं लोगों की, उसको गो थ्रू करता है एंड उसके बारे में बताता है। एंड ये सोचता है कि अर्थ एंड हो रही है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, डिनायल करते थे, लोग मानते ही नहीं है। लोग अपना जैसे होता है ना कि जैसे कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर ली कि बिल्ली आगे से नहीं आ रही, कैट नहीं आ गया आगे से, सेम वे दे डू दैट। उनके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है, फिर भी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज अ स्टेज ऑफ डिनायल ओवर देयर। इस स्टेज के दौरान वो पर्टिकुलरली डर जाते हैं काफी ज्यादा, उनमें नंबरेंस आ जाती है। ठीक है, वो डर जाते हैं काफी ज्यादा। एंड देन इट इज रिलेटेड टू एंगर। जब वो पर्टिकुलरली अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तो उनकी ये जो चीज होती है, जो उनकी नंबरेंस होती है, वो गुस्से में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है वो यहां पर रियलाइज करता है कि चेंज तो होके ही रहेगा, वो उसके ऊपर इंपैक्ट भी डालेगा। तो जो इनिशियल स्टेज होती है, डिनायल स्टेज होती है, वो ट्रांजिशन कर जाती है किसमें, एंगर स्टेट में यहां पर ट्रांजिट कर लेती है। एंड इस स्टेज के दौरान जो इंडिविजुअल होता है वो यहां पर किसी और पर्सन को देखना शुरू करता है कि किस पर्सन के ऊपर ब्लेम करे अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, क्योंकि उसको पता होता है कि गलती, अब ये चीज तो हो ही गई है, लेकिन वो ब्लेम किसके ऊपर करे। दैट इज एंगर स्टेज ओवर देयर। देन फर्दर स्टेज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है वो पर्सन ना किसी और लोगों को या फिर किसी भी तरीके से इस स्टेज से निकलने के लिए लोगों के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि वो अपने एक्सपोजर को लिमिट कर पाए। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता, जब वो पता है कि बार्गेनिंग भी नहीं हो पाएगी, उसने सारी की सारी कोशिशें कर ली है, एंड फिर कौन सी फीलिंग आती है उसमें, डिप्रेशन की फीलिंग आती है। वो कॉन्फिडेंस को अपने लूज कर बैठता है। ठीक है, एंड डिप्रेशन को हम किस तरह से देख सकते हैं, उसकी एनर्जी लो रहेगी, मोटिवेशन लेवल नहीं है, कोई एंथुसियाज्म नहीं है, कोई जॉय नहीं है। दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिप्रेशन ओवर देयर। देन फर्दर एक्सेप्टेंस ओवर देयर। अब अल्टीमेटली उसको ये चीज मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हाँ ये चीज तो होके ही रहेगी, उसको अपने सर्कमस्टांसेस को सहना ही होगा। एंड फर्दर प्री डिटरमाइंड जो आउटकम है उनकी लाइफ में, ये पता ही था उनको ये चीज होनी है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द जो कबलर-रॉस ने यहाँ पर 5 स्टेज मॉडल दिया था। पहला है डिनायल, दूसरा है एंगर, थर्ड बार्गेनिंग, फोर्थ है डिप्रेशन, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ओवर देयर। ओके, दिस इज द 5 मॉडल ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स ओवर हियर। इट्स रिलेटेड टू द कन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स ओवर। कन्फ्लिक्ट डायनेमिक्स होती है, अब आपने कोई चीज कर दी, हो सकता है ना दूसरी पार्टी उसके साथ यहां पर ना लागू हो, तो दो कंपोनेंट के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो एम्प्लॉयज के बीच में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। दैट इज अ कन्फ्लिक्ट ओवर देयर। उसी चीज को मैनेज करना क्या है, दैट इज अ कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ओवर देयर। यानी कि मुझे बैलेंस लेकर के आना है, ताकि पोटेंशियल जो है नेगेटिव आउटकम जो है, उस नेगेटिव आउटकम का जो पोटेंशियल है उसको मैं कम से कम कर पाऊं, एंड जो पॉजिटिव आउटकम का पोटेंशियल उसको मैं मैक्सिमाइज कर पाऊं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज क्या रहती हैं, सबसे पहले आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप उसको अनदेखा कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको इग्नोर करते हो तो कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं होगा, आपको उसको देखना पड़ेगा। एंड फर्दर जो भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है, आप उनको नेचर को एक्सप्लेन करो कि इशू किस वजह से था, किस वजह से इशू था। आप मीडिएटर की तरह पार्टिसिपेट करो, आप दोनों की तरफ से बातों को सुनो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो गैदर करो, एंड एक्सप्लेन करो कि नेचर ऑफ इशू क्या है। एंड एक मीटिंग रखो। ठीक है, जो भी वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व है उनके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट है उनके बीच में मीटिंग रखो, एंड सी कि कौन सी तरह के जो सॉल्यूशंस है वो अवेलेबल है। एंड उसके बाद एक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर लो। जब आपने यहां पर एक जो अपने यहां पर सॉल्यूशन था उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तब आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, उसके ऊपर कोलैबोरेशन कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो वो खत्म होगी बात, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इवन आपने अगर पिन पॉइंट कर भी दिया है, एड्रेस कर भी दिया प्रॉब्लम को, तो भी जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम कंप्लीटली यहां पर खत्म हो जाए। एज अ मैनेजर आपको ड्यूली चेक करना पड़ेगा दोनों साइड्स के ऊपर कि कंफ्लिक्ट अभी भी यहां पर अभी चल तो नहीं रहा है, क्या इसको रिजॉल्व कर दिया गया पूरा। एंड फर्दर आपको स्टेप कैरी आउट करने पड़ेंगे कि फर्दर ये फ्यूचर में अराइज ना हो। ओके, सो दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो क्या क्या स्टेप थे, सबसे पहला कि कन्फ्लिक्ट से भागो मत, नेचर को एक्सप्लेन करो, एंड फर्दर मीटिंग दोनों के बीच में रखो, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करो, एंड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने वाला एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन जो उसको आइडेंटिफाई करो, एंड फर्दर फिर भी विजिलेंस रखो, फॉलो अप रखो सिचुएशन के ऊपर रिगार्डिंग द कन्फ्लिक्ट ओवर देयर। So that was all related to the organizing over here.